नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आज आप हैं मेरे साथ भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार पर चर्चा करने के लिए। साथियों, सेशन को शुरू करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन सीरीज चला हुआ है और उसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2 दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र था और भाग 2 था नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 1 में 1 से 4 आर्टिकल थे और भाग 2 में 5 से 11। तो अब तक कुल मिलाकर हमने 11 आर्टिकल, 11 अनुच्छेद के बारे में अध्ययन किया है। आज हम आर्टिकल 12 से अध्ययन शुरू करेंगे और जो आर्टिकल 12 है वो संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? भाग 3 की, पार्ट 3 की। भारतीय संविधान के भाग 3 किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकार से। किससे रिलेटेड है? मौलिक अधिकार से। क्लियर? भाग 3 में कितने आर्टिकल हैं? भाग 3 में 12 से 35 तक। कितने आर्टिकल? पहला आर्टिकल कौन सा होगा भाग 3 का? 12। और अंतिम कौन सा है? 35। मतलब 12 से 35 के बीच में जो भी आर्टिकल, जो भी अनुच्छेद होगा वो भाग 3 से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? भाग 3 से। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार। ये 6 फंडामेंटल्स जो राइट्स हैं वो हमारे बचे हुए हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तो एक संपत्ति का अधिकार भी आर्टिकल 31 सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसे अभी लीगल राइट्स, संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 300 बना दिया गया है। अब हम बातें करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं और मूल अधिकार किसे कहते हैं। आर्टिकल 12 से हम इनकी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। दोनों पक्षों से बहुत महत्व रखता है। एक तो भारत के आम नागरिक होने के हमें अपने मूल अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर नॉर्मल एग्जाम की बात करेंगे और अच्छे लेवल की एग्जाम की बात करते तो 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं। तो आप धीरे धीरे इसको देखिए, वीडियो को ये लास्ट तक। इसकी क्लासेस लंबी होंगी क्योंकि आर्टिकल इसमें अनुच्छेद ज़्यादा हैं, तो 3 या 4 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंप्लीट होने तक आपने अगर एक बार वीडियो को देख लिया तो आपके सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है वो याद हो जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से 35 के तहत जितने भी हमें अधिकार दिए गए, उन सभी अधिकारों को हम क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। इस भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने पहली बार अपनी प्रजा को लिखित रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। जो लिखित रूप में प्रदान किए गए थे उनको उस समय मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। पहली बार पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राजा ने अपनी प्रजा के लिए जो अधिकार दिए थे, अपनी शक्ति को सीमित करके प्रजा को कुछ अधिकार दिए और उनको लिखित रूप में दिया गया। तो उन लिखित रूप को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो क्योंकि मौलिक क्या अधिकार दिए गए थे? मूल अधिकार दिए गए थे। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन में शुरुआत हुई थी। इसलिए भाग 3 किससे रिलेटेड है? मूल अधिकार से। इसलिए भाग 3 को क्या कहा जाएगा? भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहेंगे? भारत का मैग्ना कार्टा। क्लियर?
अब ये क्वेश्चन उठता है सभी के दिमाग में कि इनको मूल अधिकार क्यों नाम दिया गया। क्या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया, इनको क्यों कहा गया फंडामेंटल राइट्स। अब इसका रीजन समझिए। अधिकार तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार। तो इन अधिकारों को मूल अधिकार क्यों नाम दिया गया। एक्चुअल क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों की रिक्वायरमेंट होती है उनको कहा जाता है मूल अधिकार, पहली बात तो। दूसरी बात ये अधिकार क्या है कि बाकी जितने भी अधिकार थे वो किससे उत्पन्न हुए, इन अधिकारों से उत्पन्न हुए। तो जिन अधिकारों मतलब बेस, जिनका जो फाउंडेशन है वो मूल अधिकार है। किसी भी कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार के उत्पन्न होने का बेस जो है वो क्या है, मूल अधिकार है, इसलिए इनका नाम मूल अधिकार दिया गया। दूसरा ये है कि ये वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब उसके ऑलराउंडर का जो डेवलपमेंट होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होगा वो मूल अधिकार के थ्रू हो सकता है। तीसरी बात यह है कि ये वो अधिकार हैं जिनके अगर हनन होगा, अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन राज्य सरकार या सरकार के द्वारा किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा मूल अधिकारों में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, मूल अधिकारों में। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि इनसे ही बाकी जितने अधिकार हैं वो ड्राइव्ड हुए, उत्पन्न हुए। दूसरी बात, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। ये आर्टिकल 12 से 35 में लिखे गए और इनके अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इन अधिकारों को क्या नाम दिया गया, मूल अधिकार। ये अधिकार क्या करते हैं कि देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के जो कठोर नियम होते हैं उनके खिलाफ वहाँ के जो सिटीजनशिप होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको आज़ादी की सुरक्षा करता है, मतलब उनकी आज़ादी, स्वतंत्रता देता है उनको जीवन जीने की। संक्षेप में बात की जाए तो मूल अधिकारों का संविधान में वर्णन का मतलब है कि हमें सरकार जो बनाना है वो कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। वहाँ पे कि जो व्यक्ति जाए वो तानाशाही हो जाए, क्या हो जाए, तानाशाही हो जाए। हमें सरकार किसकी बनाने, कानून की बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। संविधान द्वारा इनको गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि इसके हनन के कारण हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये मूल इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास, ऑलराउंडर जो डेवलपमेंट होते हैं, भौतिक हो गया, बौद्धिक हो गया, नैतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, इन सभी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इन अधिकारों को मूल अधिकार का नाम दिया गया। मुझे उम्मीद है कि अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे थे कि जब संविधान निर्माण हुआ तो उस समय कितने अधिकार थे, टोटल 7। लेकिन संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में हुआ और वहाँ से एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट्स और कौन से अधिकार में जोड़ दिया गया, 300A में। कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, 300A में जोड़ा गया। कितने थे शुरुआत में, 7 थे। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 44वां। कब हुआ, 78 में। याद रखिए, एक 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां। 44वां कब होगा, 4 और 4 8। ट्रिक याद करिए, 4 और 4 8 और 4 और 2 6, तो 76 में। ये कब होंगे, 78 में। 78 में 42 में जोड़े गए थे और 44 में हटाए गए हैं। तो 44 में क्या हटाया गया, संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारा मूल अधिकार था। मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उन्हें कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया, और जिसे अनुच्छेद 300A में सम्मिलित किया गया। और पहले कौन से अनुच्छेद में था, 31। कौन से अनुच्छेद में था, 31 अनुच्छेद कहता था कि संपत्ति का अधिकार है। लेकिन अभी 1978 में 44वें संविधान संशोधन के थ्रू, कौन से संविधान संशोधन, 44वां 1978 में, इसके थ्रू
संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया और जिसे 301 के थ्रू जोड़ा गया। तो साथियों, हमने जाना कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें मूल अधिकार में शामिल है, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। एक है, पहला है समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी बोल सकते हैं। ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ राइट्स अगेंस्ट फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। उससे अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अंतिम जो अधिकार है वो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब हमारा कोई अधिकार हनन होगा तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप कहाँ जाएंगे? कमेंट्स में जवाब दीजिए कि आप कहाँ जाएंगे। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे एफआईआर कराएंगे। कहाँ जाएंगे? एफआईआर कराएंगे। आप संविधान में लिखा गया है कि ये जो अधिकार है आपको राज्य के खिलाफ प्राप्त है। किसके खिलाफ प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध। अगर राज्य कोई करता है काम, यहाँ राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इनसे मतलब नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब, राज्य का मतलब जब इनको स्टेट तो बाद में नाम दिया गया, पहले प्रोविंस हुआ करता था। राज्यों का नाम पहले क्या होता था? प्रोविंस कहते थे। लेकिन अभी राज्य क्या है? राज्य बहुत सारी चीज़ें। राज्य क्या होता है कि ऐसी कोई संगठन, सरकार का व्यक्ति जो आदेश पारित कर सकता हो या सरकार के थ्रू कोई काम होता हो, जैसे पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति है, अगर वो आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपका ही पड़ोसी कोई आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप कहाँ जाएंगे? एफआईआर कराएंगे पुलिस में। क्लियर मेरी बात? कि ये जो हमें अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध अधिकार है। राज्य क्या क्या हो सकते हैं? राज्य सरकार हो सकती, कोई भी सरकारी संगठन हो सकता है, रेलवे हो गया, डाक विभाग हो गया, आरबीआई हो गया, ओएनजीसी हुआ, एलआईसी हुआ, या कोई भी सरकारी, जैसे आपके ज़िले में डीएम हो गया तो डीएम एक सरकार है वहाँ पे, या मतलब राज्य है वहाँ पे। तो राज्य एक बहुत व्यापक शब्द है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मतलब कोई भी व्यक्ति जो आदेश पारित कर सकता है तो वो क्या हो गया? राज्य हो गया, या किसी आदेश के थ्रू काम करता हो। तो उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई पर्सनल व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा? पुलिस थाने। पुलिस थाने में क्या रिपोर्ट करानी पड़ेगी? एफआईआर। क्लियर? व्यक्तिगत अगर हनन करता है कोई व्यक्ति तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये जो अभी मूल अधिकार है वो हमें किसके खिलाफ मिले? राज्य के खिलाफ। तो क्लियर कर लीजिए कि जो भी मूल अधिकार है वो राज्य के खिलाफ है, ना कि व्यक्ति के खिलाफ। और राज्य वो चीज़ें हैं, राज्य के अंदर वो सभी शामिल है जो किसी को आदेश दे सकते हैं या किसी पद पे बैठे हुए हैं वो लोग। दूसरी बात आती है कि ये जो अधिकार है असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कि भाई ये अधिकार आपका क्यों छीना गया है। राज्य क्या कर सकता है? इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये प्रतिबंध उचित है या अनुचित है, इसका जस्टिस कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट, या कोर्ट जिस कोर्ट में ये मुकदमा गया है। तो ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं, और ये राज्य के खिलाफ होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ होते हैं। और ये न्यायोचित है। अदालत जाने की अनुमति मिलती है व्यक्ति को जब इनका उल्लंघन होता है राज्य सरकार के द्वारा।
साथ ही ये स्थायी भी नहीं है। इनमें संसद क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है, कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन के तहत साधारण विधेयक के द्वारा संविधान के मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। कटौती सिर्फ संवैधानिक संशोधन करके, संविधान संशोधन करके ही मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो राज्य में क्या क्या सम्मिलित होंगे? भारत की सरकार होगी सम्मिलित, संसद होगी, राज्य की सरकार होगी सम्मिलित, विधानमंडल होगा, स्थानीय निकाय, पंचायती, नगर पालिका, ऐसे राज्य के प्राधिकरण या देश के प्राधिकरण जो कई सरकार के अंग की तरह कार्य करती है, जैसे ओएनजीसी होगी, एलआईसी होगी, भेल होगी, गेल हो गया, ये सभी प्रकार के क्या है? एक राज्य है। रेलवे हो गई, आरबीआई हो गई, ये सब क्या है? एक राज्य। और आपको जो मौलिक अधिकार मिलते हैं वो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। अगर इनके द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपने आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को सुरक्षित समझें। जय हिंद।